को पीएमओ ऑफिस में उन वफद को बुलाया गया है, दावतनामा बाज़ाब्ता तौर पर भेजा गया। अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से एक और बड़ा फैसला तरमीम की गई है। देखिए बिल्कुल गौहर, ये फैसला भी शाम का आया है और आपको याद होगा, हमारे नाज़रीन को याद होगा कि ये मरकजी सरकार का ही पहले से फैसला है और मरकजी सरकार ने इस मरकजी सरकार के उस फैसले को अब अमेंडमेंट के साथ यहाँ पे लागू किया गया है। आपको बताना चाहेंगे हम अपने व्यूअर्स को कि सरकार का ये फैसला, जिसमें सरकार किसी भी सरकारी मुलाजिम को जिसने 22 साल की सर्विस की हो या जिसकी उम्र 48 साल हो, उसको किसी भी वक्त रिटायर कर सकती है, नोटिस देके 3 महीने का नोटिस देके, और उसकी रिटायर उसको हो सकता है। ये थोड़ा सा अगर इसको माजी में देखें तो कश्मीर में ये वाक़ा 2002 में देखने को मिला था, जब मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरबराही में सरकार चल रही थी। तब 100 के करीब अफसरान को टर्मिनेट किया गया था, उन पे करप्शन के चार्जेस थे और उनको करप्शन के चार्जेस के इल्जाम में टर्मिनेट किया। लेकिन इस ऑर्डर के तहत जम्मू कश्मीर की सरकार किसी भी मुलाजिम को किसी भी वक्त टर्मिनेट कर सकती है, बशर्ते कि वो 22 साल उसकी सर्विस हो, 48 साल की उसकी उम्र हो। और इसमें सरकार ने जो क्लाजेस बना रखे हैं उसमें यह भी है कि अगर किसी मुलाजिम की इंटीग्रिटी पे सवाल उठेगा तो उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। उसकी इनइफेक्टिवनेस होगा, अगर मुलाजिम इफेक्टिवनेस उसको नहीं देखी गई होगी तो उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। और फिर सरकार एक रजिस्टर मेंटेन करेगी और उस रजिस्टर के में बाज़ाब्ता तौर पर उसका देखा जाए। लेकिन इसमें कुछ जो है कश्मीर के जो जम्मू कश्मीर की यूटी के जो मुलाजिम हैं, उन्हें कुछ खदशात जरूर हैं और इन्हीं खदशात के पस मंजर में यह भी जरूर देखना है कि वो इसको किस तरह से लिखते हैं। अगर पहला खदशा यही है कि सरकार किसी भी मुलाजिम को टर्मिनेट कर सकती है और साफ तौर पे यह माना जा रहा है कि सरकार जो ट्रेड यूनियनिज्म है जम्मू कश्मीर में, उसको इससे खत्म कर सकती है। यूजुअली ट्रेड यूनियन में जो लीडरान होते हैं, अगर वो 22 साल की उनकी सर्विस है, 48 साल उनका है, तो सरकार उसको टर्मिनेट कर सकती है। और इसमें यह भी है कि कोई जरूरी नहीं कि सरकार उनकी टर्मिनेशन पे कोई नजरसानी करे, यानी अगर सरकार ने फैसला ले लिया तो उसके बाद नजरसानी करना सरकार के लिए जरूरी नहीं है। हाँ, अगर जरूरत पड़ी कमेटी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की कमेटी, वो अलग बात है, लेकिन ओवरऑल सरकार की मर्जी होगी कि वो इसको नजरसानी इस पे करे या ना करे। तो ये जो है वो आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन को, जहां एक तरफ सरकार में जो है अकाउंटेबिलिटी चाहती है, दूसरी चीज चाहती है, इसमें लोग ये भी मान रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी तो हो सकती है, लेकिन ओवरऑल इसमें जो अफसरशाही है उसकी जो मनमानियां हैं वो चलेगी। क्योंकि यूजुअली किसी भी सर्विस का जो मुलाजिम का है, उसका सर्विस रूल जो होता है उसका हर 5 साल में उसका प्रमोशन हो जाती है। उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर उसका अपना डिपार्टमेंट जो है वो वेरीफाई करता है, अपने बॉसेस जो सीनियर लोग होते हैं उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, वो उसको बाज़ाब्ता तौर पर इफेक्टिवनेस उसकी दिखाते हैं कि कितना इंटेग्रेट है, कितना इफेक्टिवनेस है और किस तरह से उसका, तभी उसकी प्रमोशन होती है। और यूजुअली ये प्रमोशन का सिलसिला रुकता नहीं है। लेकिन इससे ये चीज होगा कि प्रमोशन वगैरह की तो बात अलग, जो सीनियर अफसर होगा वो पूरी तरह से कंट्रोल करेगा अपने डिपार्टमेंट्स को। वहां पे उसको जिस मुलाजिम के साथ कोई भी देखने को मिला कि वो उसके साथ उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं चल रहा है, तो साफ जाहिर है वो रिकमेंड कर सकता है गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट ऐसे मुलाजिम को टर्मिनेट कर सकती है। हमने जैसा कि पहले भी बताया था कि ये सारी सिचुएशन जो है ये आने वाले वक्त में शायद मुलाजमीन और सरकार के दरमियान एक कन्फ्रंटेशन ले आए और शायद मुलाजिम इसको सख्ती से लें। क्योंकि मुलाजमीन से जिनसे भी मेरी आज बात हुई इस ऑर्डर के बाद, उन सब का मानना था कि ये एक उनके बकौल मुलाजिम कुछ पॉलिसी है और अवाम पे एक दोष दबाव, मुलाजमों पे एक दोष दबाव बनाए रखना है। और इसमें एक और बात है, सरकार उन सभी मुलाजमीन को टर्मिनेट कर सकती है जिनके बारे में सरकार को रोकना चाहूंगा, क्योंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं ट्रेड यूनियन लीडर एजाज अहमद खान साहब, इनसे भी बात करेंगे। एजाज साहब, आपका प्रोग्राम अब तक में खैर मकदम है। जिस तरह से सरकार ने अब ये फैसला किया है कि रिटायरमेंट की हद में तरमीम की गई है, जहां 22 और 48 रखी गई है, आप इस फैसले को कहां पे देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम गवर्नर साहब। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अभी जो आप ये नोटिफिकेशन जो सरकार की तरफ से आज निकली है 22 अक्टूबर को जी, ये जो नोटिफिकेशन है इसको हम देख लेंगे।
اس کو پڑھ کے سوچ سمجھ کے اس کی باریک بینیوں کو ہم دیکھیں گے کہ سرکار کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ ایسے آرڈر نکالنے کی. بیسیکلی اس سے پہلے مرکزی سرکار نے پچھلے سال یہی آرڈر ایک نکالا تھا اور اسی آرڈر کو آج جموں کشمیر کی یوٹی گورنمنٹ نے اس کو کنٹینیوشن کیا ہے. تو یہ جو آرڈر نکلا ہے یہ اس لیے نکلا ہے کہ یہ سرکار دیکھ رہی ہے, کہہ رہی ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ جو سرکاری ملازمین ہیں کن کی کارکردگی اچھی ہے, کن کی کارکردگی اچھی نہیں ہے. یہ پہلے بھی چل رہا تھا, آپ کو یاد ہوگا شاید 2002 میں مفتی محمد سعید صاحب کی سرکار تھی, تو اس نے دیکھا تھا کہ جو کرپشن کیسوں میں ملوث چاہے وہ چھوٹے ملازمین تھے یا بڑے ملازمین تھے ان کو ڈیڈ ووڈ قرار دے کر نوکریوں سے نکالا گیا. اس کے بعد بھی اس میں سے کچھ لوگ ہائی کورٹ چلے گئے, کچھ سپریم کورٹ چلے گئے اور وہاں سے وہ کیس جیت کے آئے اور پھر سے ان کی نوکری لگ گئی. آج جو یہ آرڈر نوٹیفکیشن سرکار کی طرف سے نکلا ہے میری نظر میں پہلے تو یہ ہے کہ اس آرڈر کو نکالنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. نمبر 2, یہ آرڈر انہی لوگوں پہ آئے, یہ آرڈر وہی لوگ اس کی زد میں آئیں گے جو کرپشن کیسوں میں ملوث ہو. یہ میری ابھی اپنی سوچ ہے. تو اس آرڈر کو جہاں تک میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ چند دنوں میں پہلے تو ہم اس کے جو قانون کی باریک اعجاز صاحب میں معذرت چاہوں. جی اعجاز صاحب, سنم اعجاز صاحب ایک سوال میرا یہاں سے آپ کو ہے, میں سری نگر اسٹوڈیو سے سنم اعجاز ہوں. جی اعجاز صاحب آپ نے کہا کرپشن کا, لیکن اگر اس کو باریک بینی سے دیکھا جائے تو سرکار کسی بھی ملازم کو ٹرمینیٹ کر سکتی ہے جس کی انٹیگریٹی پہ سوال ہو, جس کی جو انفیکٹو ہو, اور جو اس کا سینئر آفیسر چاہے تو وہ لکھ سکتا ہے کہ یہ انفیکٹو ہے. تو اس میں کرپشن کی بات نہیں آتی نا, کسی بھی ملازم کو ٹرمینیٹ کیا جا سکتا ہے. صدم صاحب سرکار کا حق بنتا ہے وہ کوئی بھی آرڈر نکال سکتے ہیں, لیکن اس آرڈر کو بعد میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آرڈر کس لیے نکلے ہیں. آپ ابھی جو کہہ رہے ہیں کہ کس طرح معلوم ہوگا کہ کون افیکٹو کام کر رہے ہیں, کون ان افیکٹو ہے جو صحیح ڈھنگ سے کام نہیں کر رہے ہیں. اس میں میرا جو نظریہ ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو اگر کوئی کسی بھی محکمے میں آپ لیجئے کوئی حق کی بات کرتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ ڈی پی سی نہیں ہو پا رہی ہے, کوئی کہتا ہے کہ جائز کام نہیں ہو پا رہے, کیا افسر شاہی اس کو اس زد میں لائے گی؟ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے 1-2 دن میں نے بھی اپنے ساتھیوں سے بات کی, ان سے ہم نے بات کی اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے 1-2 دن میں ہم بیٹھیں گے, اس آرڈر کو ہم ایگزامن کریں گے اور جو ہمارے قانونی مشیر ہیں ان سے بھی ہماری بات ہوگی. لیکن میرا جو ماننا ہے یہ ہے کہ اس آرڈر کو انہی لوگوں پہ افیکٹ کیا جائے گا, وہی لوگ اس کے زد میں آئیں گے جو 2002 میں جیسے ڈیڈ ووڈ قرار دیے گئے تھے, یا آج بھی سرکار چاہے گی جو کرپشن کیس میں ملوث ہوگا اس کو نکال سکتے ہیں. جہاں تک ورک کلچر کا سوال ہے, ہماری جو آرگنائزیشن ہے یا جو جموں کشمیر کا ٹریڈ یونین ہے وہ سب لوگ ورک کلچر کو فروغ دینے کے لیے کام کرتے ہیں. سنم صاحب آپ نے دیکھا ہوگا, اعجاز صاحب آپ نے آرگنائزیشن کی بات کی, میرا ماننا یا مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ٹریڈ یونینزم جو یہاں پہ ہے یہ اس کے لیے کاری ضرب بھی ہو سکتا ہے. سنم صاحب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ حق کی بات کو کوئی دبا نہیں سکتا ہے. جائز طریقے سے جہاں حق کی بات ہوگی ہم حق کی بات کریں گے, لیکن جہاں تک جموں کشمیر کے ٹریڈ یونین یا ٹریڈ یونین لیڈران کا تعلق ہے وہ ہمیشہ ورک کلچر کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہے ہیں. سرکار اور عوام کے درمیان, سرکار اور ملازمین کے درمیان پل کا کام کر رہے ہیں. ایک وہ ملازم جس کی آواز جو اپنے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تک اس کی آواز نہیں پہنچ سکتی, جس کی آواز کمزور ہے, ٹریڈ یونین لیڈر یا کوئی محکمہ کوئی ذی حس انسان اپنے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تک اس کے مسائل کو لے جا سکتا ہے. لیکن آج جو یہ نوٹیفکیشن نکلی ہے سرکار کی طرف سے, مجھے لگتا ہے یہ غیر ضروری معاملہ ہے. ایسے بھی اگر کوئی محکمے میں صحیح ڈھنگ سے کام نہیں کرتے تھے یا کسی کا کام افیکٹو نہیں ہوتا تھا, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اس کو چینج کرتے تھے, یا اگر کوئی کسی بڑے گھوٹالے میں شامل تھا تو سرکار اس کو ڈیڈ ووڈ قرار دیتی, اس کو محکمے سے باہر کا راستہ دکھاتے. تو جہاں تک میری سوچ ہے کہ جموں کشمیر یونین ٹیریٹری کی جو آج کی سرکار ہے, لیفٹیننٹ گورنر صاحب جو ہے سنا صاحب, اس سے جموں کشمیر کے لوگوں کو بہت سے امیدیں وابستہ ہے. ایک طرف سے ابھی ڈیلیویشنوں کا مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا ہے, دوسری طرف سے سرکار ایسے آرڈر اجرا کر رہی ہے, تو مجھے لگتا ہے یہ ٹھیک بات نہیں ہے. سرکار کو یہی کام کرنا چاہیے. مودی صاحب نے لال قلعے سے کہا تھا کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو گلے سے لگانے کی ضرورت ہے. یہ بات صحیح ہے, ہم ورک کلچر کے, ہم کسی کو بھی جو ورک کلچر کے خلاف ہوگا ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے, لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہیں اس کو
गलत तरीके से इस्तेमाल न किया जाए, कहीं इसको ज़ाती इनाद या अफसरशाही के लिए इस्तेमाल न किया जाए। तो इस पे हम इंशाल्लाह बैठेंगे। है चलिए एजाज साहब, चलिए एजाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे ट्रेड यूनियन लीडर एजाज साहब जो बात कर रहे थे। अगर इस जो सरकार की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से फैसला, ये ऑर्डर जारी हुआ है, हुक्मनामा जारी हुआ है, जिसमें अगर कहीं किसी दफ्तर में जो मुलाजमीन के दरमियान कोई रसाकशी होगी, कोई दुश्मनी होगी, तो उनके खिलाफ अगर कोई शिकायत होगी, क्या वो भी फिर इस जद में आएंगे? देखिए गौर, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, मुस्बत और मनफी। इसका मुस्बत फायदा भी है। यहाँ पे सरकार किसी भी आदमी को करप्शन में पाती है, उसको रेड हैंडेड पकड़ती है, उसके बाद सालों उसका कोर्टों में, अदालतों में मुकदमे चलते रहते हैं, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। और फिर उसके सीनियर्स भी अगर उसके साथ हमदर्दी जताते रहें तो फिर उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाती है। और इस ऑर्डर से कहीं ना कहीं सरकार उस तरह के इकदाम पे रोक लगा सकती है। लेकिन इसके नेगेटिव पहलू भी हैं। इसके दो नेगेटिव पहलू हैं। एक पहलू यह है कि अगर अफसर की और उससे सबऑर्डिनेट की, अगर उसके सबऑर्डिनेट ने अफसर की मैम साहब को नाराज कर दिया तो साहब उसको टर्मिनेट करा सकता है, साहब रिकमेंड कर सकता है। और एक वो चीज आ गई। दूसरा ये आ गया कि कुछ यहाँ पे पिछले कई सालों से कुछ मुलाजमीन जो है, जिनका सोशल मीडिया पे रहा है, कभी सेंटिमेंट्स को लेके, उनके जज्बात को लेके, कुछ सोशल मीडिया दूसरी जगहों पे उनके कुछ बयानात हैं, सरकार इस ऑर्डर को साथ में लेके उनसे उस सारे का हिसाब ले सकती है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं नंगी तलवार रह सकती है बहुत से लोगों पे कि जिस अफसर का सबऑर्डिनेट नहीं माना, वो अफसर उसको ब्लैकमेल भी कर सकता है, उसको बता सकता है कि 4 साल पहले आपने सोशल मीडिया पे या फलानी जगह पे कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया था या सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा लिखा था, अगर आपने ये नहीं किया तो हम आपकी छुट्टी करवा देंगे। तो वो एक सिस्टम है। ओवरऑल इसका एक फायदा जरूर है, अकाउंटेबिलिटी बन सकती है, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव पहलू भी है। और दूसरी बड़ी बात, जिस तरह मैंने अभी एजाज अहमद खान से बताया, जो ट्रेड यूनियनिज्म है, शायद उसको सरकार उसको यहां पे उस पे कंट्रोल या कहें उनको अपनी मर्जी और मंशा से चलाना चाहती है। और इस ऑर्डर से ट्रेड यूनियनिज्म को भी अपनी मर्जी और मंशा से सरकार चला सकती है, क्योंकि अगर ट्रेड यूनियनिज्म के लीडरान ने सरकार का नहीं माना या सरकार के जो कभी उनकी पॉलिसीज है उनके खिलाफ करने जाने की कोशिश की, तो फिर सरकार इस ऑर्डर की आड़ में ऐसे मुलाजमीन को टर्मिनेट भी कर सकती है। सनम, क्या जो ये हुक्मनामा है, इस ऑर्डर के जरिए अफसरशाही को फरोग मिल सकता है? दफातरों के अंदर जिस तरह से बात की जा रही है, अगर किसी ऑफिसर जो उसका जूनियर होगा उसके खिलाफ कोई शिकायत होगी या कोई बात को लेकर वो शिकायत करेगा, फिर उसको टर्मिनेट किया जाएगा, तो क्या इससे अफसरशाही को मजीद फरोग मिल सकता है? देखिए, लाल फीता शाही को मैं अफसर शाही नहीं कहूंगा, बल्कि लाल फीता शाही को बहुत ज्यादा फरोग से मिल सकता है। अफसर शाही में यही होता है, अफसर जब होता है तो अपने सबऑर्डिनेट को अपने साथ लेके चलता है। बाज़ाब्ता तौर पे उसका जो सर्विस कंडक्ट होता है उस पे बाज़ाब्ता तौर पे वो अगर कहीं गलत देखे तो उसको उस तरीके से मार करता है, कहीं पॉजिटिव देखे तो पॉजिटिव तरीके से, यानी उसके दोनों। लेकिन ये लाल फीता शाही वाले लोग जो होते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में, अफसर शाही में बैठे होते हैं, ये अपनी और मर्जी और मंशा से चलाते हैं। और अगर इस ऑर्डर में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कश्मीर में या यूं भी कहीं पे भी जब कोई कांच गिरती है या कोई लाठी चलती है तो छोटे पे चलती है, बड़े पे नहीं चलती है। और यहां पर भी ये देखने को मिलेगा कि आने वाले वक्त में जब ये सरकार का हुक्मनामा लागू होगा तो ये बड़े किसी पे लगभग लागू नहीं होगा, ये उन छोटे लोगों पे ही लागू होगा जो क्लर्क से लेके पियोन और पियोन से लेके एसओ की रैंक तक होंगे। बड़े बड़ों को जो जिनके बारे में अक्सर लोगों को शिकायतें होती हैं कि वो अफसरशाही में जकड़े हुए हैं, वो पब्लिक का काम नहीं करते, उन पे शायद इसका कम असर पड़े, क्योंकि उनकी पहुंच ज्यादा होती है। तो जिसकी जितनी लंबी पहुंच होती है वो इतना ही उससे फायदा उठा लेता है। तो ज्यादा नुकसान, ज्यादा इंपैक्ट जो या कहें तो ज्यादा हर्जाना जो भरना पड़ेगा वो छोटे मुलाजिमों को पड़ना पड़ेगा। लेकिन अफसरशाही की लाल फीता शाही बेलगाम भी इससे हो सकती है, ये भी इस सारे मामला से देखना पड़ेगा। शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहे। एक और खबर है श्रीनगर के अंदर, जहां आज पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह पर एक मीटिंग मुनक्किद हुई है, जहां मौजूदा हालात पर तबादुल ख्याल किया। जो सियासी सूरत हाल है जम्मू कश्मीर के अंदर उस पर बात हुई है और दीगर कई अहम मामलात है, जहां फारूक अब्दुल्ला को दूसरी बार भी तलब किया गया था ईडी की जानिब से। कल
उस पर भी बात हुई और दीगर जो अहम कई मामलात है, गुपकार डिक्लेरेशन, गुपकार जो पीपल्स अलायंस है, उस पर भी बात हुई है। इस खबर पे सीधा चलते हैं सरम एजाज के पास। सरम, आज पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की सदारत में उनकी रिहायशगाह पर एक मीटिंग हुई है, क्या कुछ खास रहा आज की इस मीटिंग में? देखिए गौर, आज की ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए थी कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी लीडरशिप से ये मुलाकात लगभग 4 अगस्त 2019 के बाद पहली बार हो रही थी और महबूबा मुफ्ती की आज की इस मीटिंग में सभी लीडर, जो पार्टी के सीनियर लीडर हैं, वो मौजूद थे, जिनमें सरताज मदनी से लेके अब्दुर्रहमान वीरी, एजाज अहमद मीर से लेके MLA एजाज अहमद मीर से लेके वहीद पर्रा और दूसरे सारे लीडर, इसमें नजीर अहमद खान या नईम अख्तर, उसके साथ साथ निजामुद्दीन भट्ट और सब लीडर लगभग इसमें मौजूद रहे। और आज की इस मीटिंग में इंपॉर्टेंट नजर ये थी कि पार्टी लीडर जो वर्कर्स है या लीडरान है, वो महबूबा मुफ्ती के इन फैसलों को किस तरह से लेते हैं, खासतौर पे गुपकार डिक्लेरेशन पे उनका फैसला, पार्टी लीडर उनको क्या, पार्टी जो लीडरान है वो उनको क्या मशवरा देते हैं, और उसके साथ साथ जो कुछ भी स्टेटमेंट्स आए हैं पिछले 1-2 दिनों से अलायंस के हवाले से, खासतौर पे जो अलायंस बन रहा है गुपकार अलायंस, उसके हवाले से। लेकिन कुल मिला के जब मीटिंग खत्म हुई तो मालूम यही हुआ कि आज महबूबा मुफ्ती को पूरा सपोर्ट अपनी लीडरशिप, जो पीडीपी की इस वक्त की लीडरशिप है, सब ने उनके मौकफ की तायीद की और उनके मौकफ की पूरी तरह से तायीद करते हुए, माफ कीजिएगा मैं टेलीविजन स्क्रीन पे एजाज में ये जो है ये वो नहीं है, ये दूसरी फाइल की फिल्म हमारे